Good morning, student. Today we will discuss 14 principles of management. Yesterday we discussed 14 principles of management and today we are briefly discuss in 14 principles of management. These 14 principles of management given by Henry Fayol. These principles applicable in every type of organization. These principles based on experience, observation, knowledge, and expertise. So we can say these principle is very helpful in the organization. So let's start. First principle given by हेनरी फ्योल इज़ डिवीज़न ऑफ वर्क. जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें जो पहला प्रिंसिपल है डिवीज़न ऑफ वर्क. ये क्या है? डिवीज़न ऑफ वर्क मतलब काम को अलग अलग भागों में बांटना. इसमें क्या दे रखा है? इन प्रैक्टिस एम्प्लॉयज़ आर स्पेशलाइज इन डिफरेंट एरियाज and they have different skills, different level of expertise can be distinguished with the knowledge area. पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट सपोर्ट दिस. देखो इसमें ये होता है कि डिवीज़न ऑफ वर्क को डिवीज़न में बांटना. जैसे इसमें क्या रखा है? इन प्रैक्टिस एम्प्लॉय आर स्पेशलाइज इन डिफरेंट एरियाज़. जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अलग अलग एरियाज़ के अंदर स्पेशलाइज्ड होते हैं और उनकी स्किल्स अलग अलग होती है. डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड विद द नॉलेज. और जो उनकी जो इस एक्सपर्टाइज होती है वो अलग अलग एरिया में होती है जो इनको सपोर्ट करने का काम करती है. तो हेनरी फ्योल ने ये कहा है कि डिवीज़न ऑफ वर्क में जो काम है वो छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाना चाहिए और जो भी काम छोटे छोटे भागों में बांटा जा रहा है वो एम्प्लॉय की एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग, एम्प्लॉय की एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, एम्प्लॉय की काम करने की एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग उसको दिया जाना चाहिए. कि अगर एक एम्प्लॉय अगर किसी भी काम को करता है वो उस फील्ड में अगर एक्सपर्ट है तो उस काम को वो अच्छी तरीके से करेगा और दिस इज़ सपोर्ट दी ऑर्गेनाइजेशन. ये ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करेगा. तो फाइनली द कंक्लूज़न है डिवीज़न ऑफ वर्क का कि हेनरी फ्योल ने ये बोला है कि जो वर्क है वो छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाना चाहिए और वो वर्क एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग एम्प्लॉयज़ हैं, जो एम्प्लॉयज़ बन के काम कर रहे हैं तो उनकी एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग, उसकी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको दिया जाना चाहिए. और अगर उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, वर्क स्किल्स के अकॉर्डिंग अगर उनको काम दिया जाएगा तो वो इस काम को बहुत अच्छी तरीके से करेंगे जिसको अपन डिवीज़न ऑफ वर्क के नाम से जानते हैं. सेकंड पॉइंट है आपका अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. इसमें अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी in order to get things done in an organization, management has the authority to give order to the employee. Of course with this authority come responsibility. दूसरी चीज़ हेनरी फ्योल ने ये बोला है कि जो भी मैनेजर अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उनको अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी चाहिए. सो अगर एक मैनेजर से अगर काम करवाना है तो उसको वर्क की अथॉरिटी दी जानी चाहिए जिससे एम्प्लॉई, जो भी मैनेजर लेवल का जो एम्प्लॉई होगा वो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करेगा. ऑफ कोर्स इसमें ये कह सकते हैं अपन कि अगर अथॉरिटी दी जाएगी तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करेगा. सो इसमें ये बोला गया है कि अथॉरिटी कम विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी. कि अगर हेनरी फ्योल ने इसमें ये बोला है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको अगर अकाउंटेबिलिटी देखनी है, उनकी उत्तरदायित्व देखना है तो उनको उस काम के लिए अथॉरिटी दी जानी चाहिए, उनको पावर दिया जाना चाहिए. पावर किस बात का? कि वो अपने एम्प्लॉई से को इंस्ट्रक्शन दे के, ऑर्डर दे के वो काम करवा सकें. जब एक एम्प्लॉई के पास पावर होगा तो अथॉरिटी होगी तो वो एक एम्प्लॉई से अच्छी तरीके से काम कराएगा और उस काम की जिम्मेदारी होगी उसके पास और वो उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के काम करेगा. तीसरा पॉइंट है डिसिप्लिन. अभी अपन समझ रहे हैं डिसिप्लिन. इट इज़ ऑफन अ पार्ट ऑफ द कोर वैल्यू ऑफ मिशन एंड विजन in the form of good conduct and
respect interactions. The management principle has essential and it seem as a oil to make the engine of the organization run smoothly. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कोर वैल्यूज़ है, मिशन एंड विज़न की एक जो कोड ऑफ कंडक्ट है, वो डिसिप्लिन के थ्रू ही पूरा किया जाएगा। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहे से टॉप लेवल का मैनेजर हो, लोअर लेवल का मैनेजर हो, या हायर लेवल का मैनेजर हो, या मिडिल लेवल का मैनेजर हो, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन का होना ज़रूरी है। ये जो डिसिप्लिन है, ये कोड ऑफ कंडक्ट है, ये एक स्तर है, ये एक बेंचमार्क है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके से काम करेगा। जैसे एक इंजन को स्मूथली वर्क कराने के लिए ऑयल का काम होता है, वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन कराने के लिए जो डिसिप्लिन होगा, डिसिप्लिन स्मूथली एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करेगा। डिसिप्लिन में क्या कि जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो टाइम पे आएंगे, टाइम पे जाएंगे, टाइम पे लंच करेंगे, टाइम पे अपना वर्क करेंगे। इससे क्या कि एक वर्क एनवायरनमेंट बना रहेगा। सो डिसिप्लिन इज़ अ पार्ट ऑफ कोर वैल्यू एंड मिशन एंड विज़न इन दी एक वन ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज़ अ वर्क एज अ ऑयल इन दी ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ पॉइंट है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। Unity of command is another principle of management. Unity of command means an organization employee should receive order from one person and that employee are answerable to the manager if task and related responsibility are given to the employee by the more than one manager. This may lead to confusion which may lead to possible conflict for employee. Listen, फोर्थ पॉइंट यूनिटी ऑफ कमांड। देखो मैं इसका आपको हिंदी में बता देता हूँ क्या होता है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है कि इसका एक कंक्लूज़न है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनको एक जगह से कमांड मिलना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स दैट एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन पर्सन। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑर्डर मिल रहा है वो ऑर्डर एक आदमी से रिसीव होना चाहिए। अगर एक एम्प्लॉय को एक मैनेजर की जगह 5 मैनेजर से अगर ऑर्डर रिसीव होंगे तो उसमें उसको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा कि उसको प्रायोरिटी बेसिस पे किसका काम करना है। सो यूनिटी ऑफ कमांड सेज अ एम्प्लॉय रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन मैनेजर नॉट अ नंबर ऑफ मैनेजर। इफ़ अ मैनेजर रिसीव ऑर्डर फ्रॉम नंबर ऑफ मैनेजर दैट टाइम ही और शी मे बी कन्फ्यूज सो from one person. If task or related responsibility are given to the employee by more one manager may lead to confusion. इसमें यह कहा गया है कि अगर मान लो टास्क रिलेटेड एक से ज़्यादा लोगों से अगर उसको ऑर्डर रिसीव होता है तो वो कन्फ्यूज़न होगा, और जब कन्फ्यूज़न होगा तो प्रायोरिटी बेसिस पे काम नहीं करेगा। दिस में लीड टू कन्फ्यूज़न, तो इससे क्या कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। सो वन एम्प्लॉय रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन मैनेजर नॉट अ नंबर ऑफ मैनेजर। तो इसका कंक्लूज़न क्या है यूनिटी ऑफ कमांड का कि एक आदमी को एक मैनेजर से ही ऑर्डर मिलने चाहिए। अगर उसको बहुत सारे लोगों से ऑर्डर मिलेंगे तो काम ढंग से नहीं कर पाएगा। ये आपके चारों पॉइंट होगा। इसको दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ इन शॉर्ट। डिवीज़न ऑफ वर्क में क्या है कि जो वर्क है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके जो भी एम्प्लॉय एक्सपर्ट हैं उनको एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग काम दिया जाना चाहिए। सेकंड थिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक एम्प्लॉय को अगर काम करवाना है तो उसको अथॉरिटी एंड दी जानी चाहिए, और जब उसको अथॉरिटी दी जाएगी तो उसके पास अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। डिसिप्लिन कि डिसिप्लिन का इसमें यह कहा गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसिप्लिन है वो होना चाहिए। डिसिप्लिन टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक होना चाहिए, सबके लिए डिसिप्लिन होना चाहिए। जब डिसिप्लिन होगा तो सारे एम्प्लॉयज़ टाइम पे काम करेंगे, सब टाइम पे आएंगे, टाइम पे जाएंगे। सो डिसिप्लिन से ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल अच्छा काम करेगा। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या कि एक मैनेजर को ये चाहिए कि वो ऑर्डर किसी एक एम्प्लॉय को दे और उसकी जो जवाबदेही है उस एम्प्लॉय से ले। मतलब यूनिटी ऑफ कमांड में ये कहा गया है कि एक एम्प्लॉय को ऑर्डर एक मैनेजर के थ्रू दिए जाने चाहिए, बहुत सारे लोगों के थ्रू नहीं दिए जाने चाहिए। अगर बहुत सारे लोगों के थ्रू अगर उसको ऑर्डर दिया जाएगा तो वो ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे।